हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 का जो बचा हुआ था उसको देखेंगे, पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रघुनाथ शाह के बारे में। ठीक है, तो रघुनाथ शाह के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। रघुनाथ शाह औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, रघुनाथ शाह किसका समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह जो था वो औरंगजेब का समकालीन था। ध्यान देना है, रघुनाथ शाह किसका समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था। इन्होंने बोड़िया में मदन मोहन मंदिर एवं चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। तो रघुनाथ शाह किसका समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था। इसने बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। किसने? रघुनाथ शाह ने बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया और चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, तो रघुनाथ शाह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया रघुनाथ शाह ने बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया रघुनाथ शाह ने बोड़िया में रघुनाथ शाह ने मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। बोड़िया में मदन मोहन मंदिर, बोड़िया। ठीक है, बोड़िया में कौन सा मंदिर? मदन मोहन मंदिर का निर्माण हुआ और चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया गया। रघुनाथ शाह औरंगजेब के समकालीन थे। बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया, चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। एनीनाथ शाहदेव, इनके ये पूरा इंपॉर्टेंट इनके बारे में हो जाता है सारा चीज़। ठीक है, इनके बारे में है और ध्यान से देखना है। तो ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। एनीनाथ शाहदेव जो थे वो बड़का गांव के ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। ठीक है, तो एनीनाथ शाहदेव जो थे वो बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। फिर क्या है? ठाकुर एनीनाथ शाहदेव जो थे वो बड़का गांव के एनीनाथ शाहदेव जो थे वो महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। ठीक है, बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह, तो राम शाह के चौथे पुत्र थे एनीनाथ शाहदेव ठाकुर बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक सतरंजी में स्थापित की। इन्होंने अपनी राजधानी एनीनाथ शाहदेव ने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक सतरंजी में स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक अपना सतरंजी में अपना राजधानी को स्थापित किया। किन्होंने एनीनाथ शाहदेव किसके पुत्र थे? तो महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से स्वर्णरेखा नदी किनारे सतरंजी में स्थापित की। ठीक है, दोयसागढ़ से हटाकर स्वर्णरेखा नदी किनारे सतरंजी में स्थापित किए एनीनाथ शाहदेव ने अपनी राजधानी को। ठीक है, इन्होंने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर, रांची का जो जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण कराया। ठीक है, किसने? एनीनाथ शाहदेव ने रांची के जगन्नाथ मंदिर 1691 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया किसने? एनीनाथ शाहदेव ने। ठीक है, तो एनीनाथ शाहदेव ने रांची के जगन्नाथ मंदिर का 1691 में निर्माण करवाया। किसने? एनीनाथ शाहदेव। ठीक है, ये ध्यान देना है। एनीनाथ शाहदेव ने 1691 में जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शाम लगा हुआ है डेट के साथ। 1691 जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691। ठीक है, हटिया बाजार को ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था। हटिया बाजार उसको भी एनीनाथ शाहदेव ने बसाया। ठीक है, हटिया बाजार को भी ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने बसाया। हटिया बाजार को भी ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने बसाया था। ठीक है, हटिया बाजार को ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने बसाया। हटिया बाजार को ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने बसाया था। इनके 5 पत्नियां थीं, 21 पुत्र थे, जिनके उल्लेख नागवंशावली में भी किया गया है। एनीनाथ शाहदेव की 5 पत्नियां थीं, 21 पुत्र थे,
जिसका उल्लेख नागवंशावली में किया गया है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इन शाहदेव को। एक मिनट, रघुनाथ शाह को भी देख लेते हैं। तो रघुनाथ शाह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। बोड़िया में मदन मोहन मंदिर, अचूटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण कराया था। एरीनाथ शाहदेव बड़का गांव के ठाकुर महाराज के चौथे पुत्र थे। महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। तो एरीनाथ शाहदेव बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। इसने अपनी राजधानी दोयसागढ़ से हटाकर स्वर्णरेखा नदी के किनारे सतरंजी में स्थापित की। इन्होंने एरीनाथ शाहदेव ने दोयसागढ़ से अपनी राजधानी को हटाकर सतरंजी में स्थापित की स्वर्णरेखा नदी के किनारे। 1691 में 1691 में एरीनाथ शाहदेव ने जगन्नाथ मंदिर रांची के निर्माण कराया। हटिया बाजार का भी एरीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था। इनके 5 पत्नियां थी और 21 पुत्र थे। ठीक है। यदुनाथ शाह नागवंशी शासक यदुनाथ शाह बहादुर शाह प्रथम और फारूक सियार के समकालीन था। यदुनाथ शाह के बारे में ज़रा जान लेते हैं हम लोग। तो नागवंशी शासक यदुनाथ शाह बहादुर शाह प्रथम व फारूक सियार के समकालीन था। बहादुर शाह प्रथम और फारूक सियार के समकालीन था कौन? नागवंशी शासक यदुनाथ शाह जो था ये नागवंशी शासक था। तो इसने बहादुर शाह प्रथम व फारूक सियार के समकालीन था। कौन? यदुनाथ शाह बहादुर शाह प्रथम और फारूक सियार का समकालीन था। बहादुर शाह प्रथम और फारूक सियार का समकालीन था यदुनाथ शाह बहादुर शाह प्रथम और फारूक सियार का समकालीन था। यदुनाथ शाह नागवंशी शासक था। यदुनाथ शाह जो बहादुर शाह प्रथम और फारूक सियार का समकालीन था। बहादुर शाह प्रथम और फारूक सियार का समकालीन था यदुनाथ शाह। सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दिया। किसे? सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोयसा से पालकोट किया। अपनी राजधानी दोयसा से पालकोट कर दिया। दोयसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी। सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात किसके आक्रमण के पश्चात? तो सरबुलंद खां के। सरबुलंद याद रखना है। सरबुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपनी सुरक्षा रखने के चलते यदुनाथ शाह क्या किया कि अपना राजधानी को दोयसा से पालकोट में शिफ्ट कर दिया। सरबुलंद खां से बचने के लिए, उसका आक्रमण से बचने के लिए यदुनाथ शाह अपना राजधानी दोयसा से पालकोट किया। ठीक है, दोयसा से पालकोट किया। नेक्स्ट देखते हैं उदयनाथ शाह। ठीक है, अब उदयनाथ शाह के बारे में हम लोग ज़रा देख लेते हैं। तो उदयनाथ शाह इसी के शासनकाल के दौरान 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। कब? उदयनाथ शाह के शासनकाल के दौरान ही 1733 में शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया 1733 में उदयनाथ शाह के समय। ठीक है, उदयनाथ शाह के शासनकाल के दौरान 1733 में शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया 1733 में उदयन शाह के शासनकाल के दौरान। 1733 में शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, उदयनाथ शाह के शासनकाल के दौरान 1733 में शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था।
उदयन शाह के शासनकाल के दौरान 1733 में शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, अलवर्दी खां ने 1734 ईस्वी में टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया, जिसके बाद सुंदर सिंह के परिवार को चतरा के किले में आश्रय लेना पड़ा। तो क्या है कि 1734 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ, देख रहे हैं, डेट भी पूछा हुआ है, स्टार मार्क। ठीक है, तो अलवर्दी खां ने 1734 में टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह पर आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। ठीक है, क्या हुआ कि अलवर्दी खां ने 1734 में, ठीक है, ये भी ध्यान देना यहाँ वाला कि उदयन शाह इसके शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि 1733 में शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। शुजाउद्दीन, नाम ध्यान देना, बहुत सारा नाम पढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, पर क्या कीजिएगा, याद तो करना है, ध्यान देना होगा। तो क्या है कि उदयन शाह इसकी के शासनकाल के दौरान 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, और अलवर्दी खां ने 1733 में क्या हुआ कि शुजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अलवर्दी खां ने 1734 में, अब अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, तो अलवर्दी खां का किया कि 1734 में टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह पर क्या किया, सुंदर सिंह पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उसे पकड़ लिया। जब उसे पकड़ लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि सुंदर सिंह का जो परिवार था वो चतरा में जाके किसी किले में अपना आश्रय लेना पड़ा उन लोगों को बचने के लिए उससे। तो उदयन शाह का किया कि उदयन शाह के शासनकाल में क्या हुआ कि 1733 में शुजाउद्दीन अलवर्दी खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, और 1734 में क्या किया, अलवर्दी खां के टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह, ठीक है, सुंदर सिंह पर आक्रमण किया, उसको पकड़ लिया, जिसके कारण उसका परिवार को क्या हुआ कि छिपने के लिए चतरा का कोई किला में जाना पड़ा। नागवंशी राज्य की राजधानी, ठीक है, नागवंशी राज्य की राजधानी, इसके बारे में जब देखें तो नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़। तो पहला और अंतिम तो ध्यान देना ही है, ठीक है। तो नागवंश का प्रथम राजधानी कहाँ था, सुतियांबे में, ठीक है। तो सुतियांबे में नागवंश का प्रथम राजधानी कहाँ था जी, सुतियांबे में। नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे, नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे, याद रखना है, ठीक है। और अंतिम राजधानी रातूगढ़, ठीक है। अंतिम राजधानी कहाँ था, तो अंतिम राजधानी आपका रातूगढ़ में था। नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे में तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ में। नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़। नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़। नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे, नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा राजधानी और संस्थापक देख लेते हैं। तो सुतियांबे जो राजधानी थी, नागवंशी राजधानी सुतियांबे, ठीक है। तो प्रथम राजधानी जो थी और अंतिम राजधानी रातूगढ़। तो नागवंशी राजधानी सुतियांबे जो राजधानी थी उसका संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक उसके फनी मुकुट राय। सुतियांबे राजधानी के संस्थापक फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की राजधानी में सुतियांबे जो राजधानी बनी उसका संस्थापक कौन थे, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय सुतियांबे के संस्थापक, सुतियांबे राजधानी के संस्थापक। तो सुतियांबे का संस्थापक कौन थे, फनी मुकुट राय। चुटिया के प्रताप राय, ठीक है, चुटिया का प्रताप राय। तो सुतियांबे का फनी मुकुट राय, सुतियांबे के फनी मुकुट राय, सुतियांबे फनी मुकुट राय, सुतियांबे फनी मुकुट राय, सुतियांबे फनी मुकुट राय। कोई ट्रिक अगर हमको पता चलेगा तो ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। तो सुतियांबे फनी मुकुट राय हो गया। चुटिया का प्रताप राय, ठीक है, चुटिया का प्रताप राय, चुटिया प्रताप राय, चुटिया प्रताप राय, चुटिया प्रताप राय, ठीक है। देखिए पूछा हुआ है, ये भी सुतियांबे भी पूछा हुआ है, फनी मुकुट राय संस्थापक, चुटिया के संस्थापक प्रताप राय, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। प्रताप राय। खुखरा का भीमकर्ण, खुखरा का कौन था जी, भीमकर्ण, खुखरा का भीमकर्ण, ठीक है।
सुतियांबे, फणी मुकुटराय, चुटिया, प्रताप राय, खुखरा, भीमकर्ण, खुखरा का भीमकर्ण, खुखरा का भीमकर्ण, खुखरा का कौन था? तो खुखरा का भीमकर्ण था। दोयसा की राजधानी दुर्जनशाल थी। खुखरा भीमकर्ण, खुखरा भीमकर्ण, खुखरा भीमकर्ण। सुतियांबे, फणी मुकुट राय, ठीक है, सुतियांबे, फणी मुकुट राय, चुटिया, प्रताप राय, चुटिया, प्रताप राय, खुखरा भीमकर्ण, खुखरा का राजधानी भीमकर्ण, खुखरा भीमकर्ण, खुखरा भीमकर्ण, खुखरा भीमकर्ण, खुखरा भीमकर्ण। सुतियांबे के संस्थापक फणी मुकुट राय, चुटिया का संस्थापक प्रताप राय, ठीक है, चुटिया प्रताप राय, खुखरा भीमकर्ण, खुखरा भीमकर्ण, खुखरा भीमकर्ण। दोयसा दुर्जनशाल, दोयसा का संस्थापक दुर्जनशाल, दोयसा राजधानी, दोयसा राजधानी का संस्थापक दुर्जनशाल। द से दोयसा देख लीजिए, ऐसे करके रिलेट कर लीजिए, द से दुर्जनशाल, दोयसा द से दुर्जनशाल। तो दोयसा राजधानी, संस्थापक दुर्जनशाल, दोयसा के संस्थापक दुर्जनशाल, दोयसा के संस्थापक दुर्जनशाल। दोयसा के संस्थापक कौन थे? तो दुर्जनशाल थे। दोयसा का संस्थापक दुर्जनशाल। सतरंजी एनीनाथ शाह, सतरंजी एनीनाथ शाह, शतरंजी के संस्थापक शतरंजी एनीनाथ शाह, शतरंजी के संस्थापक एनीनाथ शाह, ठीक है। शतरंजी के संस्थापक कौन थे? तो एनीनाथ शाह थे। शतरंजी के संस्थापक एनीनाथ शाह। पालकोट यदुनाथ शाह, पालकोट यदुनाथ शाह, पालकोट के संस्थापक यदुनाथ शाह, पालकोट के संस्थापक पालकोट के संस्थापक यदुनाथ शाह, पालकोट के संस्थापक यदुनाथ शाह, पालकोट के संस्थापक यदुनाथ शाह। पालकोट भौरव जगन्नाथ शाह, पालकोट भौरव जगन्नाथ, ठीक है। मानिए जगन्नाथ मंदिर में भोर में पूजा होता है, ऐसे करके याद कीजिए। तो भौरव, पालकोट भौरव जगन्नाथ शाह, पालकोट भौरव जगन्नाथ शाह। रातूगढ़ उदयनाथ शाहदेव, उदयनाथ शाहदेव। तो नागवंशी राज्य की राजधानी में रातूगढ़ अंतिम राजधानी थी, ठीक है, और सुतियांबे पहली राजधानी थी। रातूगढ़ को उदयनाथ शाह, रातूगढ़ उदयनाथ शाह। रातूगढ़, जब रात होता है तो सुबह में उदय क्या होता है? सूर्य उदय होता है। रात के बाद सुबह में सूर्य उदय होता है, तो ऐसे कर लीजिए, रात के बाद उदय होता है सूर्य। तो रातूगढ़ उदयनाथ शाह। एक बार और इसको देखिए। तो सुतियांबे कौन थे? फणी मुकुट राय, चुटिया प्रताप राय, खुखरा भीमकर्ण, दोयसा दुर्जनशाल, शतरंजी एनीनाथ शाहदेव, एनीनाथ शाह, शतरंजी एनीनाथ शाह। पालकोट यदुनाथ शाह, पालकोट यदुनाथ शाह, पालकोट यदुनाथ शाह। पालकोट भौरव, भौरव में क्या होता है? जगन्नाथ भगवान का पूजा होता है। पालकोट भौरव जगन्नाथ शाह। रातूगढ़ उदयनाथ शाहदेव, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या है? राजधानी और संस्थापक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए पलामू का रक्सेल वंश के बारे में। तो पलामू का रक्सेल वंश के बारे में जानते हैं, ठीक है। पलामू का रक्सेल वंश के बारे में आप देखते हैं। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था, ठीक है। रक्सेलों के प्रभाव में कौन सा राज्य था? प्रारंभ में जो पलामू था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभ में जो पलामू था वो रक्सेलों के प्रभाव में था। किसके प्रभाव में? प्रारंभ में पलामू किसके प्रभाव में था? तो रक्सेल के प्रभाव में था, ठीक है। रक्सेलो एक वंश है, रक्सेल, उसके प्रभाव में था। प्रारंभ में पलामू रक्सेल के प्रभाव में था। प्रारंभ में पलामू किसके प्रभाव में था? रक्सेल के प्रभाव में। प्रारंभ में पलामू रक्सेल के प्रभाव में था। प्रारंभ में पलामू रक्सेल के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत कहते थे। रक्सेल जो थे वो स्वयं को क्या कहते थे जी? तो राजपूत कहते थे। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। प्रारंभ में जो पलामू था, प्रारंभ में पलामू जो था वो रक्सेलों के प्रभाव में था। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। प्रारंभ में पलामू रक्सेल के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल जो था वो स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत, ठीक है। र से रक्सेल, र से राजपूत, ऐसे कर लीजिए। तो रक्सेल जो थे वो स्वयं को क्या? रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे, ठीक है। वीडियो कट गया था दोस्तों थोड़ा,
उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। प्रारंभ में पलामू रक्सेल के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ क्षेत्र होते हुए हुआ था। क्या है कि रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। ठीक है, किसका? रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। ठीक है, तो रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल जो थे वो स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन पलामू के क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, देवगन, कुंडेलवा। ठीक है, रक्सेल का 2 शाखा था, कौन कौन सा? देवगन और कुंडेलवा। रक्सेल की 2 शाखा देवगन और कुंडेलवा थी। ठीक है, तो रक्सेल की 2 शाखाएं थी, एक देवगन थी, एक कुंडेलवा थी। ध्यान देना है, रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, एक देवगन, एक कुंडेलवा। ठीक है, कौन कौन सी? देवगन, कुंडेलवा। रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, देवगन एवं कुंडेलवा। रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, देवगन, कुंडेलवा। रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, देवगन एवं कुंडेलवा। रक्सेलों की 2 शाखाएं थी, कौन कौन सी? देवगन, कुंडेलवा। जब रट लीजिए। ठीक है, प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा था। प्रताप धवल जो था वो अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा था, जिसके अभिलेख तिलोथू, ताराचंडी तथा फुलवारी प्रताप हुए हैं। प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा था। तो अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा कौन था? अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा प्रताप धवल था। तो प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा था। प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा था। प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी रक्सेल राजा था। प्रताप धवल सबसे प्रतापी रक्सेल राजा था, जिसके अभिलेख तिलोथू, ताराचंडी तथा फुलवारी प्राप्त हुए हैं। इसका अभिलेख कौन कौन सा प्राप्त हुआ है? तिलोथू, ताराचंडी, फुलवारी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, 3-4 ऑप्शन में से 3 को ऑप्शन देगा और एक और एक्स्ट्रा कोई दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो बताना है, तो आपको 3 याद रहेगा तब ना चौथा को पहचानिएगा कौन सही नहीं है। तो भाई रक्सेल का प्रताप धवल का अभिलेख कौन कौन सा था? तिलोथू, ताराचंडी, फुलवारी। तिलोथू, ताराचंडी, फुलवारी। प्रताप धवल अत्यंत प्रतापी प्रतापी रक्सेल राजा था। प्रतापी ऐसे याद कर लीजिए। इसका अभिलेख तिलोथू, ताराचंडी, फुलवारी था। पलामू का चेरो वंश, अभी रक्सेल वंश देख लिए, अब पलामू का हम लोग चेरो वंश देखते हैं। ठीक है, पलामू का चेरो वंश के बारे में जानते हैं। तो चेरो वंशी राजाओं को आधुनिक पलामू का निर्माता भी कहा जाता है। चेरो वंशी राजाओं को आधुनिक पलामू का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, चेरो वंशी राजाओं को आधुनिक पलामू का निर्माता किसे कहा जाता है? चेरो वंशी राजा को। पलामू के चेरो वंश में चेरो वंशी राजाओं को आधुनिक पलामू का निर्माता भी कहते हैं। चेरो वंशी राजाओं को आधुनिक पलामू का निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, चेरो वंश जिसको चैवन वंश भी कहते हैं। ठीक है, चेरो वंश जिसको चैवन वंश भी कहते हैं। चेरो वंश का उदय पाल वंश के बाद हुआ। चेरो वंश का उदय जो था
वो पाल वंश के बाद हुआ। चेरो वंश का उदय किस वंश के बाद हुआ? तो चेरो वंश का उदय पाल वंश के बाद हुआ। ठीक है, चेरो वंश का उदय पाल वंश के बाद हुआ। अवधि 12 से 19वीं सदी तक चेरो वंश रहा। 12वीं सदी से 19वीं सदी तक चेरो वंश का अवधि था। तो उदय पाल वंश के बाद चेरो वंश आया। उदय कब हुआ? तो पाल वंश के बाद चेरो वंश का उदय हुआ। चेरो वंश का उदय पाल वंश के बाद हुआ। अवधि 12वीं से 19वीं सदी इसकी अवधि रही, 12वीं सदी से 19वीं सदी तक। विस्तार, चेरो वंश का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, चेरो वंश का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तक था। बिहार के बांका और चंपारण, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, झारखंड का पलामू। ठीक है, तो विस्तार, चेरो वंश का विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जिसमें बांका चंपारण बिहार का बांका चंपारण तक था, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में था, झारखंड पलामू में। तो चेरो वंश या फिर चैवन वंश का उदय पाल वंश के बाद हुआ। 12वीं सदी से 19वीं सदी तक 12वीं सदी से 19वीं सदी तक इसके 12वीं सदी से 19वीं सदी तक इसका अवधि था। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में इसका विस्तार था। बिहार का बांका चंपारण, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, पलामू का झारखंड। ठीक है, अथवा रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स, वीडियो कट जा रहा है। ठीक है, भागवत राय। ठीक है, भगवंत राय भी इसको कहते हैं। तो भागवत राय के बारे में ज़रा जानते हैं। तो पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? चेरो वंश की स्थापना पलामू की किसने की थी? भागवत राय ने। चेरो वंश की स्थापना पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। ठीक है, तो पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की? भागवत राय ने की थी। पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की थी भैया? भागवत राय ने। पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की थी। भागवत राय रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे। भागवत राय किसके नौकर थे? मान सिंह के नौकर थे। मान सिंह रक्सेल राजा। तो भागवत राय रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे। ठीक है, तथा मान सिंह की हत्या करके इन्होंने चेरो वंश की स्थापना की। देखो जी, भागवत राय रक्सेल राजा मान सिंह का नौकर था। भागवत राय रक्सेल राजा मान सिंह का नौकर था तथा मान सिंह की हत्या करके किसने? भागवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की थी। सहबल राय को जहांगीर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। सहबल राय के बारे में देखते हैं यार थोड़ा। तो पलामू ये देख लिया, भागवत राय देख लिया। भागवंत राय ये पलामू के चेरो वंश के संस्थापक। पलामू के चेरो वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? स्थापना कौन कराया था? किसने किया था? भागवत राय ने किया था। पलामू के चेरो वंश का स्थापना भागवत राय ने किया था। ठीक है, भागवत राय रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे तथा मान सिंह की हत्या करके इन्होंने चेरो वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सहबल राय के बारे में जानते हैं। तो सहबल राय को जहांगीर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। सहबल राय को किसके सैनिकों ने बंदी बनाया? जहांगीर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। सहबल राय को जहांगीर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। सहबल राय को जहांगीर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। सहबल राय को जहांगीर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। सहबल राय को जहांगीर ने बाग से सहबल राय को जहांगीर के सैनिक ने किसके सैनिक? सहबल राय को जहांगीर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। सहबल राय को जहांगीर ने बाग से लड़ने की सज़ा सुनाई थी। सहबल राय को जहांगीर ने बाग से लड़ने की सज़ा सुनाई थी। बाग से लड़ने के दौरान सहबल राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय के बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन जी? मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। कौन? मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था।
मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राज का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेदिनी राय के शासनकाल को, किसके शासनकाल को? मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राज का स्वर्ण युग, चेरो राज का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, मेदिनी राय जो था, मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। ध्यान देना है जी। मेदिनी राय कौन से राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था? मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय। इसी भी क्वेश्चन पूछा है, चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय। चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय था। ठीक ना, मेदिनी राय था। ठीक है, मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राज का स्वर्ण युग कहते हैं। मेदिनी राय के शासनकाल को, किसके? मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसे 89 राजा की संख्या दी जाती है। इसे 89 राजा की संख्या दी जाती है। मेदिनी राय को 89 राजा की संख्या दी जाती है। ठीक ना, मेदिनी राय को 89 राजा की संख्या दी जाती है। तो मेदिनी राय चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसके शासनकाल को चेरो राज का स्वर्ण युग कहा जाता था। 89 राजा की संख्या दी जाती है। मेदिनी राय को 89 राजा की संख्या दी जाती है। ये औरंगजेब के समकालीन था। ये मेदिनी राय औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, मेदिनी राय औरंगजेब का समकालीन था। इसे 89 राजा की संख्या दी जाती है। मेदिनी राय औरंगजेब का समकालीन था। इन्होंने पलामू के नए किले का निर्माण कराया था। ये तो बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं। इन्होंने पलामू किले का निर्माण शुरू किया, किंतु उसे जीते जी पूरा नहीं कर सके। ठीक है, मेदिनी राय जो थे वो पलामू किले के निर्माण शुरू किया था, लेकिन उसको जीते जी पूरा नहीं कर सके थे। इन्होंने पुराने किले के समीप कमलदह नामक एक तालाब का निर्माण कराया था। इन्होंने पुराने किले के समीप, पुराने पलामू किले के समीप एक कमलदह नाम का तालाब निर्माण कराया था। ठीक है, किन्होंने? मेदिनी राय ने पलामू किले के, पुराने पलामू किले के समीप एक कमलदह करके नाम का तालाब का निर्माण करवाया था। इन्होंने एक युद्ध में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को पराजित करके दोईसा में नागपुर दरवाजा को लूटा तथा उसे पलामू के नए किले में लगवाया। किसने? मेदिनी राय ने एक युद्ध में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को पराजित किया। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि मेदिनी राय नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को पराजित किया और उस पराजित करके दोईसा में नागपुरी दरवाज़ा को लूटा। एक दोईसा में नागपुरी दरवाज़ा था, उसको लूटा और उसको जाके नए किले में लगवाया। ध्यान देना, नए किले का दरवाज़ा दोईसा से लूटा गया नागपुरी दरवाज़ा है। ठीक है, तो क्या मेदिनी राय ने नागवंशी राजा के साथ युद्ध किया। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के साथ युद्ध किया, जिसमें रघुनाथ शाह हार गया। उसके बाद दोईसा में नागपुरी दरवाज़ा को वहाँ से लूटा और जाके नए किले में लगवा दिया। सिंहभूम का सिंह वंश के बारे में जानते हैं। तो हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। हो जनजाति के अनुसार, किसके अनुसार? हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। सिंहभूम का सिंह वंश। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण सिंहबोंगा देवता के नाम पर हुआ है। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहबोंगा के नाम पर हुआ है। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा और दूसरी शाखा। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन। ठीक है, ग्रंथ इनका देखिए कौन से ग्रंथ? सिंह वंश का ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश, ठीक है, वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है। वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश का 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहला शाखा और दूसरा शाखा। कौन सा ग्रंथ? वंश प्रभा लेखन में। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में। सिंह वंश का ग्रंथ, कौन सा सिंह वंश का ग्रंथ?
वंश प्रभा लेखन में, ठीक है, सिंह वंश का कौन सा ग्रंथ भैया, तो सिंह वंश का ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा दूसरी शाखा, ठीक है। तो सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहला शाखा दूसरा शाखा। पहला शाखा क्या है, इस शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। पहला शाखा का संस्थापक, पहला शाखा, ये शाखा क्या है, पहला शाखा, तो ये वंश प्रभा सिंह वंश की ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश के 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है। इस सिंह वंश का 2 शाखा है, पहला शाखा दूसरा शाखा। तो पहला शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह, इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। पहला शाखा के बारे में जानते हैं, तो पहला शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। पहला सॉरी नहीं दिख रहा था जी। तो पहला शाखा के संस्थापक कौन थे, काशीनाथ सिंह थे। पहला शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। यह शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। पहला शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह, पहला शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह, जिस पर 13 राजाओं ने शासन किया। चलिए, ये हमारा पार्ट 2 हो जाता है। इसके बाद हम जो पार्ट 3 में है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी थोड़ा रिकॉर्डिंग में आज दिक्कत हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।